नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी सूनी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सूनी। नाम था उसका सुनंदा, लेकिन उसे ज्यादातर लोग सुनी या सूनी कहते थे। शुरू में इस संबोधन की विशिष्टता उसे महसूस नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बरस खिसकते गए, सुनंदा स्वयं अपना असली नाम भुला बैठी और अपने आप को सूनी ही समझने लगी। नाम, व्यक्तित्व और जीवन में ऐसा नहीं था कि वह कोई असफल जीवन जी रही थी। बाकायदा एमए डीफिल तक की शिक्षा पाकर उसने इस महिला कॉलेज में प्राध्यापिका के पद पर 11 साल बिताए थे। हिंदी विभाग में अब उसकी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में थी। उसे बीए ऑनर्स के लेक्चर भी मिले हुए थे, जो एमए से भी ज़्यादा प्रतिष्ठित जिम्मेदारी माना जाता था। सूरत शक्ल से वह औसत से ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में ग्लैमर का अभाव था। उसकी कपड़ों की पसंद भी कुछ ज्यादा गंभीर और सादी थी, लिहाजा जो उसे जानते थे वे उसे सुंदर मानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वे परिचय और संपर्क के लिए बेताब भी नहीं थे। वह क्लास लेती, स्टाफ रूम में बैठकर चाय पीती, लाइब्रेरी में कुछ वक्त बिताती और जब क्लास खत्म हो जाती तब भी घर जाना स्थगित करती रहती। जब से माँ नहीं रही, घर बेहद सुनसान हो गया था। कुछ महीने उसने माँ से जुड़ी चीजें यादगार की तरह संभाल कर रखीं। फिर नए सिरे से जीने के इरादे से उसने वे सब चीजें अपने आत्मीयों में बांट दी। पूजा की स्टील की चौकी, मखमल के जम्फर, रुद्राक्ष की माला और चांदी का लोटा। माँ की सफ़ेद धोतियाँ उसने पहले ही फकीरों को दे दी थी। अब उसके घर में गिना चुना सामान था। एक अविवाहित लड़की जैसा घर बनाती है वैसा। यह 2 कमरों का फ्लैट था, नंबर 4। इस इमारत में सिर्फ 6 फ्लैट थे। नीचे के कुछ बड़े, बीच वाले 2 कमरों के छोटे और सबसे ऊपर एक कमरे के साथ छत का हिस्सा। सूनी के घर में सबसे ज्यादा संख्या किताबों की थी। दोनों कमरों में किताबें ही किताबें नजर आती थीं, बेतरतीब जगह जगह। वह रोज सोचती इन्हें उठाकर रखेगी, ठीक से जमाएगी, लेकिन रोज रात होते होते वह ऐसी उदासी और जड़ता से जाम हो जाती कि यह काम कल पर टाल देती। अच्छे वेतन के बावजूद सूनी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी वार्डरोब में एक भी चटक रंग की साड़ी नहीं थी। उसे पसंद ही आते थे मटमैले दबे रंग, काले, स्लेटी, भूरे, ऊदे, सफेद। महिला कॉलेजों में जीवन कितना एकाकी हो सकता है, यह वहां काम करने वाले ही जान सकते हैं। छुट्टी की घंटी बजते ही मिनटों में कॉलेज खाली हो जाता। कहाँ कॉलेज के बाहर रिक्शों की कतार खड़ी होती, कहाँ सारी गायब हो जाती। जिस स्पीड से क्लासरूम खाली होते, उसी स्पीड से चौकीदार उनमें ताला डालता रहता। देखते देखते सब तरफ सन्नाटा छा जाता। बस पीछे के मैदान का एक नल पड़पड़ आवाज करता अपनी मौजूदगी बताता रहता। माली अपनी कोठरी में पहुंचकर मगन हो जाता। थोड़ी देर में चौकीदार भी चाबियों का बड़ा सा गोल तार झंझनाता हुआ मेन गेट बंद करने के लिए चल पड़ता। ऐसे में अगर कोई टीचर या लड़की घर जाने में देर लगाती तो चौकीदार, माली बड़ी हैरानी और बेसब्री से उसे देखने लगते। रिक्शे में घर की तरफ जाते जाते सूनी सोचती, आज कौन सा दिन था, मंगल या बुध? कौन सी तारीख थी, 21 या 22? वह अपनी घड़ी देखती और पाती उस दिन ना 21 थी ना 22, बल्कि 23 तारीख थी। दिन था गुरुवार। सूनी को दुख होता, कैसे वह इतनी मामूली बातें भी भूल जाती है, जबकि जिन बातों को वह भूलना चाहती थी वे बार बार याद आती। एक बार सूनी माँ को लेकर हरिद्वार गई थी। वहां माँ बड़ी खुश और व्यस्त रहती। मुंह अंधेरे स्नान के बाद वे इस मंदिर से उस मंदिर पैदल जाती रहती। हरिद्वार उनका देखा भाला था, इसलिए सूनी को सोते से न जगाकर वे कई बार अकेले निकल जाती। एक दिन सूनी धर्मशाला के चबूतरे पर बैठी पढ़ रही थी
कि खीखी की आवाज सुनकर उसने सिर ऊपर उठाया। धर्मशाला की मुड़ेर पर एक बंदर बैठा गुस्से में खौंखिया रहा था। बंदर नीचे कुएं के पास आया। उसने इधर उधर पानी टटोला, फिर वह हैंडपंप की तरफ कूद गया। वहां भी पानी नहीं था। बंदर फिर खौंखियाने लगा। सूनी ने उसकी दिक्कत समझी और पास जाकर हैंडपंप चला दिया। बंदर ने अपना मुंह पानी की बहती धार के नीचे लगा दिया और देर तक पानी पीता रहा। सूनी फिर पढ़ने बैठ गई। इसके बाद वह बंदर जब जब आता और अगर सूनी वहां होती तो पहले ही नल के नीचे मुंह खोलकर बैठ जाता। बंदर को पानी पिलाकर सूनी को बड़ा संतोष मिलता। 10 दिन बाद जब उनके जाने का वक्त आया, सूनी ने माँ से कहा, माँ, हम लोग बंदर को भी ले चलें। छी, माँ ने कहा, इस गंदगी को कहाँ उठाए फिरेगी? बंदर किस काम का जानवर? बंदर जात को न डर न तमीज, फेंक इसे। सूनी चुप हो गई। वह माँ से बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुछ महीने बाद जब वे दोबारा वहां गईं, तो सूनी को यह जानकर बेहद तकलीफ हुई कि उस बंदर को मदारी पकड़कर ले गए। उसे लगा कि उस दिन अगर उसने बंदर को साथ ले लिया होता तो वह बच सकता था। सूनी ने एक कार्यक्रम में देखा था मदारी बंदरों को कितनी तकलीफें देते हैं। बंदर तो महज एक प्रसंग था। असली कष्ट सूनी को माँ की संवेदनहीनता से हुआ था। सूनी के मन में माँ की एक पारंपरिक तस्वीर थी। माँ के इस पारंपरिक रूप में उसके जेहन में एक त्यागमयी, करुणाशील और कोमल हृदय की स्त्री आती थी। लेकिन न जाने कितनी बार सूनी को अपनी माँ ठीक इसके विपरीत लगती थी। जिस तरह वे घर की मेहरी को झिड़क देती, रिश्तेदारों को कड़वी चिट्ठियां लिखवाती और छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देती, सूनी बेहद आहत हो जाती। जब वह विरोध करती, माँ अपना सबसे अचूक अस्त्र आंखों के रास्ते निकालती और आंचल से पोंछ लेती। सूनी सब समझते हुए भी हारने और माफी मांगने में अपनी खैर समझती। सही समय पर उसकी शादी न होने के पीछे भी माँ की बड़ी अहम भूमिका थी। जब भी किसी ने सूनी में जरा ज्यादा दिलचस्पी ली और घर आना जाना शुरू किया, माँ ने अपनी शर्तें बताकर उसे इतना डरा दिया कि वह तभी भाग खड़ा हुआ। माँ का कहना था कि वे सूनी के लिए ऐसा वर चाहती हैं जो उन्हीं के साथ आकर रहे, कभी ऊंची आवाज में न बोले, माँ के लिए सेवा भाव रखे और सूनी और माँ के बीच में दीवार बनने की कोशिश न करे। कई बार तो यही समझ नहीं आता था कि माँ वर सूनी के लिए खोज रही है या अपने लिए। सूनी को बड़ा बुरा लगता, पर माँ की मुखालफत का हश्र वह जानती थी, इसलिए चुप रहती। उसे लगता उसके सारे इरादों पर माँ एक लाल बत्ती की तरह टिकी हुई हैं। इनके रहते उनसे मुक्त होना उसके बस की बात न थी। अब अंततः जब सूनी वाकई सूनी रह गई थी, उसने पाया एक एक कर उसके सारे कुलीग शादी कर चुके थे। उसकी ज्यादातर दोस्तियां परिवारों से थीं। वहां प्रेम या विवाह की गुंजाइश नहीं थी। सूनी विवाह को लेकर स्वयं सक्रिय होना हास्यास्पद मानती थी। 35 की वह हो चुकी थी और अकेले जीने की काफी अभ्यस्त भी। ऐसे में कुछ बड़े ही दार्शनिक किस्म के प्रेम उसके व्यक्तित्व में विकसित होने लगे थे। जैसे किसी साल उसे लाइब्रेरी के एक खास कोने से लगाव हो जाता और वह वहीं बैठकर पढ़ती। किसी साल कोई छात्रा उसे बेहद ज़हीन लगती और उस पर वह अपनी सारी शक्ति और समय खर्च कर पढ़ाती। किसी साल उसे घर के पास की कोई खास सड़क अच्छी लगने लगती। और तो और अपनी कॉलोनी के सामने के मकान का एक बेरोजगार नौजवान, जिसका नाम भी उसे मालूम नहीं था, उसे अच्छा लगने लगा था। वह रोज सुबह उसे अपने कमरे को ताला लगाकर फाइल हाथ में लेकर निकलते देखती और रोज शाम वापस आते भी। उसकी सुबह और शाम की चाल में काफी अंतर होता। कई बार ऐसा हुआ कि जिस वक्त सूनी लौटी उसी वक्त नौजवान भी लौटा। सुनंदा को अच्छा लगा, लेकिन ऐसे लम्हे बहुत थोड़े थे। अक्सर समय के विस्तार और व्यूह के आगे वह अपने को परास्त खड़ा देखती और सोचती, इस निराकार शत्रु से वह कैसा सुलूक करे। गर्मियों की छुट्टियों में सुनंदा बाहर घूमने जाना चाहती थी, पर कोई साथी नहीं मिल रहा था। उसकी उम्र की सभी महिलाएं घर गृहस्थी वाली थीं।
उससे छोटी उम्र की कुलीग अपनी चूहल में उसे शरीक करने में संकोच करती थी। मई में लाइब्रेरी खुली रही। सुनंदा 11 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाती। कई पढ़ाकू किस्म के छात्र लाइब्रेरी आबाद किए रहते। कई छात्राएं सुनंदा को घेर लेती और वह उन्हीं के साथ कैंटीन हो आती। पर जून आते आते लाइब्रेरी में भी छुट्टियां हो गईं। सुनंदा की यह व्यस्तता भी अब समाप्त हो गई। एक रात अपनी छोटी सी रसोई में खाने के नाम पर मैगी पकाकर सुनंदा कमरे में आई तो उसने पाया उसके बिस्तर पर एक बड़ा सा कत्थई रंग का कॉकरोच आराम से बीचों बीच पड़ा है। कॉकरोच निश्चल था पर उसकी मूछें सचल थीं। एक क्षण सोनी को हंसी आई। उसके बिस्तर का यही हश्र होना था। एक अकेला बिस्तर, एक अकेला तकिया, एक अकेला कंबल कितना मनहूस होता है। क्यों जी, क्या सुहाग रात मनाने आए हो? मन ही मन सोनी ने कहा। फिर बिस्तर देखते देखते उसे रुलाई आ गई। उसे लगा यह भद्दा कत्थई कीड़ा उसकी नियति है, उसका भविष्य, उसका वर्तमान। सुनंदा ने अपने हाथ की प्लेट की तरफ देखा। मैगी उसे केचुओं से भरी प्लेट लगी। वह घबराकर प्लेट रसोई में पटक आई। कॉकरोच और केचुए रात में यही जीव रह गए उसका साथ देने के लिए। उस रात बिना कुछ खाए देर तक सूनी बिस्तर पर पड़े पड़े सोचती रही। इंसान कब कैसे अपनी जिंदगी का गलत नक्शा खींच लेता है। एक मॉडल से निकलते हुए दूसरे मॉडल में पड़ जाता है। उसके साथ भी यही हुआ था। जब वह इंटरमीडिएट में थी, वह नहीं जानती थी उसे क्या बनना है। तब पिता जिंदा थे। भाई यूनिवर्सिटी में एमकॉम के फाइनल में था। माँ तब खुश और हंसमुख थी। सूनी हंसती खिलखिलाती इंटर पास कर गई। उसकी प्रथम श्रेणी से प्रेरित हो पिता ने उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में बीए में प्रवेश दिला दिया। यहाँ एक से एक बुलंद हौसले और इरादे वाली लड़कियां थीं। किसी से पीछे न रहने की होड़ में सुनंदा के हौसले भी बुलंद हुए। उन दिनों उसे अपनी प्राध्यापिकाओं का जीवन बहुत आकर्षक लगता था। रोज उनका नई कीमती साड़ियां पहनकर क्लासरूम में आना, अपनी वक्तृता से छात्रों को उद्वेलित करना और खाली समय में स्टाफ रूम से उनके खिलखिलाने का स्वर, सब मिलाकर सुनंदा के लिए एक स्वप्न जाल की रचना करते। उसे लगता जीवन में अगर वह कुछ बनना चाहती है तो बस यही, इसी एक लक्ष्य की ओर वह बढ़ती गई थी। एमए पूरा होते होते उसके घर का नक्शा एकदम बदल गया। पिता एकाएक हार्ट अटैक में चल बसे और माँ को एक बदहवास तनाव में छोड़ गए। भाई उसी वर्ष इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठान में नौकरी पाकर चला गया। सुनंदा जीवन की समस्याओं के बीचों बीच अकेली खड़ी रह गई। पिता के चले जाने के बाद माँ की बच्चों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थीं। वे अपना अधिकतम भार सूनी पर डालकर भी अपने को हमेशा निरीह और निराश्रित दिखाती। भाई घर की समस्याओं से बड़े आश्चर्यजनक ढंग से तटस्थ होता गया था। वह कभी कभार खत भेजता और कभी कभार 25-50 पाउंड। इस सारे संघर्ष में भी सूनी ने किसी तरह रिसर्च पूरी की। माँ की भूमिका इस दौरान नेगेटिव ही रही। उनके लिए अपना वर्तमान ही महत्वपूर्ण था। सूनी को वह अपनी नर्स या नौकरानी की तरह मानती थी। कभी उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर कर नहीं पूछा, तुझे क्या चाहिए? उनके प्यार का स्रोत ही मानो शुष्क हो गया था। अब सुनंदा को करवटों के बीच यह ख्याल आ रहा था कि अवसर आने का भी एक मौसम होता है। उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मौका रिसर्च के दौरान आया था। उस वर्ष एमए में एक लड़का आया था, गंभीर शुक्ल। उन दोनों की पहचान लाइब्रेरी में ही फली फूली और दोस्ती में बदल गई। हालांकि गंभीर सूनी से 1.5 साल छोटा था। इसका कोई फर्क उनकी दोस्ती पर नहीं पड़ा। काफी पास आ जाने के बाद एक दिन गंभीर उसके घर आया। पहली मुलाकात में ही माँ ने उससे जैसा बर्ताव किया वह मानो चौकन्ना हो गया। उसने बाद में सूनी से कहा, तुम्हारी माँ न्यूरोटिक लगती हैं, इन्हें किसी क्लिनिक में क्यों नहीं डाल देती? सुनंदा को बहुत बुरा लगा था यह सुनना। यूं वह खुद माँ के रवैये से क्षुब्ध रहती, लेकिन गंभीर से ऐसा बेरहम कमेंट उसे बुरा लगा। उस एक दिन ने उनकी दोस्ती के शेष दिनों को जैसे पीछे खींच लिया। अंततः एक ऐसी बात हो गई
जिसने हमेशा के लिए उन दोनों को बेमुख कर दिया। एक सेमिनार के सिलसिले में सुनंदा और गंभीर दोनों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने पेपर लिखे और साथ जाने की योजना बनाई। माँ को जब सुनंदा ने बताया, पहले तो उन्होंने उसे हतोत्साहित किया। क्या करेगी इतनी दूर जाकर? जब सुनंदा नहीं मानी तो वे खुद साथ चलने को आमादा हो गईं। तू अपनी मीटिंग करना, मैं संगम नहा लूंगी, उन्होंने कहा। इस अकाट सुझाव की कोई काट नहीं ढूंढ पाई सुनंदा। वह गंभीर को भी खुलकर नहीं बता पाई कि माँ उसके साथ चलेंगी। यात्रा की रात जब वह माँ को लेकर स्टेशन पहुंची, गंभीर का चेहरा उन दोनों को देखकर बेहद तन गया। माँ का आरक्षण नहीं था। वे गंभीर की बर्थ पर लेट गईं। गंभीर को अगले डिब्बे में जाना पड़ा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और खिंचाव था। वापसी में उन तीनों का एक साथ ही आरक्षण था। माँ और गंभीर के बीच अनकहा तनाव रहा। रात बीतने के बाद सुबह गाड़ी के रुकते ही माँ ने शोर मचा दिया। मेरे 400 रुपए कहाँ गए? बहुत ढूंढा गया, ऊपर नीचे यात्रियों से पूछा गया, पर माँ को तसल्ली नहीं हुई। वे कहने लगी, जरूर रात में किसी ने निकाल लिए, मैं तो ब्लाउज में रखकर सोई थी। जब यह चकचक चल रही थी, गंभीर ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया और जल्द ही एक औपचारिक सा नमस्कार कर चला गया। माँ ने स्कूटर पर घर लौटते वक्त मुनादी कर दी, रुपए तेरे उसी छोकरे ने निकाले हैं, बाकी तो सब शरीफ लग रहे थे। उसी को पता था बुढ़िया के पास रकम होगी। तुम तो बस माँ ऐसा बतंगड़ बनाती हो। वह तुम्हारी 400 रुपल्ली का क्या करेगा? वह कोई चोर है? तुझे क्या पता, अकेली औरत को सब लूटना चाहते हैं। मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। कहीं तुझे फांस लिया तो मुझे तो एक पंखिया थमाकर बाहर कर देगा। सुनंदा को माँ के शक्कीपन पर बहुत गुस्सा आया। गंभीर से अलग दरार पड़ गई। अब उसकी कंपनी में उसके चेहरे पर ऊब के लक्षण आने लगे। एक दिन उसने साफ कह दिया, मुझे बुद्धिजीवी लड़कियां नागवार लगती हैं। उनसे अगर साबुन की भी बात करो तो पहले उसकी हिस्ट्री बताने लगती हैं। जीवन इतना बोर नहीं है जितना तुम इंटेलेक्चुअल्स ने बनाया है। सुनंदा आहत हुई और पीछे हट गई। माँ ने चैन की सांस ली। बाद के वर्षों में वे रुपए खोने वाली घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती रहीं। इसी तरह माँ ने हर अविवाहित मित्र के साथ सलूक किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा की फिक्र में सूनी के जीवन को अकेला कर डाला। अब सुनंदा को माँ याद नहीं आती थी। संबंध की ऊष्मा उनके व्यवहार ने सुखा डाली। जीवन में सभी संबंधों के प्रति वह सशंकित रहने लगी। जाड़े की धूप में कॉलेज के लॉन में बैठना बहुत प्रिय लगता था। सूनी अपनी सहकर्मी के संग बैठी थी। उसकी सहकर्मी बुनाई जैसे कार्यों में भी लगी थी। तभी नीम के पेड़ से एक गिलहरी उतरी और ऊन में उलझकर पलट गई। एक नन्ही हलचल मची। सूनी ने बड़े प्यार से गिलहरी के पांव ऊन से आजाद किए कि वह चपल गति से उड़न छू हो गई। सूनी को लगा उसने एक सार्थक काम किया। जीव जंतुओं के प्रति उसकी चेतना हमेशा सजग रही थी, अब वह और ज्यादा हो गई। न मालूम वह वही गिलहरी थी या और, अब वह बरामदे तक में चक्कर काटने लगी थी। एक दिन सूनी ने उसे अपने आंचल में पकड़ लिया और सहलाया। फिर तो यह क्रम बन गया। अब जब सूनी लॉन में बैठती, गिलहरी आकर उसके पैरों को गुदगुदा देती। कोई साथी प्राध्यापिका उसे देखते ही कह देती तो गिलहरी फौरन भाग खड़ी होती, लेकिन सूनी को अकेले देखकर वह देर तक खेलती। धीरे धीरे सुनंदा उसे घर लाने लगी। बड़े मजे से उसके पर्स के सहारे लटक कर वह रिक्शे में आ जाती। सुनंदा के घर में अखरोट रहने लगे। एक कटोरी में चुग्गा, दूसरे में पानी। सूनी ने उसे नाम भी दे डाला, कट्टो। कट्टो अपनी झबरी दुम उठाकर जैसे पिछवाड़े से आदाब फरमाती। जीवन का एक स्पंदन था जो घर में झंकृत होने लगा था। दिलचस्पी की एक हल्की शुरुआत। पड़ोस के फ्लैट के बच्चे कभी कभी झांकने आते। सूनी दीदी, अपनी कट्टो दिखा दो। एक टोकरी में मुलायम सी गद्दी रखकर सूनी ने कट्टो का बिस्तर बना दिया था। अब कट्टो रात में बाहर नहीं भागती, अपनी टोकरी में सो जाती। सुबह जैसे ही सूनी नहाकर कॉलेज के लिए तैयार होती,
वह पर्स पकड़कर लटक जाती। बरसात में पेड़ों के नीचे कुट्टो कुकुर मुत्तों की तलाश में भागती रहती। लगता तो ऐसा था उसे सोनी का टाइम टेबल याद है। छुट्टी की घंटी बजते ही वह स्टाफ रूम में दौड़ी आती और सोनी के पर्स के सहारे लटक जाती। सहेलियों के मजाक करने पर सोनी ने स्वयं कट्टो को नया नाम दे दिया था, जीवन साथी। शादी और परिवार से अघाई अधेड़ लेक्चरर कहती, यह तुमने अच्छा जीवन साथी ढूंढ निकाला, न कोई झंझट न कोई बंधन। सोनी कट्टो में ही क्यों, जीव मात्र में मानव विश्व का कोमल रूप देखती थी। पहले के वर्षों की उग्रता अब सौम्यता में परिमार्जित हो गई थी। वह अपना हृदय करुणा से भरा महसूस करती। माली जिस तरह एक एक पौधे को सींचता पोसता, वह ध्यान से देखती और सोचती, जरूरी नहीं कि मनुष्य सिर्फ अपने बच्चे को पालकर बड़ा करे। पेड़ पौधे फूल फल किसी को भी पाला पोसा जा सकता है। उनके बड़े होने पर कम खुशी नहीं होती। रविवार की दोपहर सोनी ने एक अच्छी कन्नड़ फिल्म देखी। उसके बाद उसी फिल्म की मूल कथा घट श्राद्ध पढ़ते पढ़ते वह अलसा गई। कट्टो भी कहीं गमलों के बीच में दुबकी पड़ी थी। जब सोनी की आंख खुली, शाम पूरी तरह झुक गई थी। कमरे में हल्का अंधेरा था। बिजली जलाई, चाय बनाई और थोड़ी सी चाय एक तस्तरी में डाल कट्टो के लिए ठंडी करने रख दी। तभी सुनंदा की नजर अपने बिस्तर पर गई। आह! उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर कट्टो बेजान पड़ी थी। सोनी ने उसे उल्टा पुल्टा। उसकी झबरी दुम बिल्कुल लुंज हो गई थी। आंखें छोटी रतियों की तरह निस्पंद थी। सोनी ने साड़ी का पल्लू देखा। उस पर हमेशा की तरह कट्टो के रोए चिपके थे। उसकी समझ में काफी कुछ आ गया। उसे सोता देख कट्टो जरूर उसके पास सरक आई होगी। कुछ देर खेलकर वह वहीं सटकर सोई होगी। सोनी की करवट में उसकी कोमल गर्दन दब गई होगी। नन्ही सी जान निकलते देर क्या लगी होगी। सुनंदा फूट फूट कर रोई। उसे लगा उससे शिशु हत्या हो गई है। कमरा मनहूस हो उठा। बहुत देर तक वह निश्चल बैठी रही। नीचे के फ्लैट से काम करने के बाद उसकी नौकरानी शीला कमरे में आई तो उसने पाया सोनी एक सफेद रुमाल में कट्टो को लपेट रही है। मर गई आपकी कट्टो, शीला ने कहा। एक आघात की तरह लगा शब्द मरना। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, यह अपने आप दब गई। मुझे सच कोई होश नहीं था। सोनी बार बार अपना आंचल झाड़ रही थी। नहीं दीदी, आप क्यों मारती इसे? चलिए इसे नीचे मिट्टी में दबा दें। वे दोनों उस सफेद रुमाल को थामकर नीचे आईं। सामने तिकोने पार्क में दो पेड़ थे। अंधेरा हो चुका था। शीला ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया, पतला 1 फुट के करीब और उथला। सोनी ने झुककर उसे कुछ गहरा किया। आहिस्ते से उसने रुमाल समेत गिलहरी को गड्ढे में लिटा दिया। एक क्षण जैसे वह प्रार्थना में झुकी रही। शीला ने धीरे से गड्ढा मिट्टी से ढक दिया। पता नहीं यह सुनंदा की कल्पना थी या सच। दूर कहीं शोक धुन सी बजती सुनाई दे रही थी। ऊपर जाते हुए उसे लग रहा था वह वाकई एक शव यात्रा से लौट रही है। आज वह सचमुच सोनी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।